इस भाग में हम लेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत। और ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत के जो चैप्टर है यहाँ पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत भाग 2। इससे पहले भाग 1 जिसको आप देख चुके हैं। तब हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की बात करते हैं तब 4 स्रोत हैं अभी। सौर ऊर्जा, समुद्रों से ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तब यहाँ पर हम सौर ऊर्जा और समुद्रों से ऊर्जा के बारे में भाग पहला में पढ़ चुके हैं। अब आगे हम भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में इस भाग में अध्ययन करेंगे। तब शुरू करते हैं भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। तब चलो देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी क्या है। तब पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये एनर्जी किस रूप में प्रोडक्ट होती है, उत्पन्न होती है। तो भौमिक परिवर्तन अर्थात भूमि के अंदर होने वाले परिवर्तन के कारण गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर ढकेल दी जाती है। अर्थात आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी का जो क्रोड है अभी भी लावा के रूप में है। तब उसी लावा के बारे में ये कह रहा है कि गहराई पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर ढकेल दी जाती है जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है और इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। अर्थात अंदर में क्या हो जाएगा, भाप उत्पन्न होने लगती है। अब यदि इस भाप को निकास मार्ग मिल जाता है कहीं भी चट्टानों के दरारों से, तब ये पृथ्वी के ऊपर तो निकलने लगती है। अब इन निकास मार्गों को गर्म चश्मा या उष्ण स्रोत कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना है, गर्म चश्मा का नाम दिया गया है। लेकिन कभी कभी यह भाप चट्टानों के बीच फंस जाती है, अंदर में ही पूरी तरह से फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। तब वहाँ इसका दाब बहुत अधिक होता है। तब तप्त स्थलों पर पाइप डालकर भाप को निकालने पर डायनमो की टरबाइन को घुमाती है। अर्थात हम ऐसे स्थानों का अगर पृथ्वी के अंदर पता लगा लेते हैं तब क्या होता है, वहाँ पर पाइप डाला जाता है और पाइप डालने के पश्चात उस भाप को निकालते हैं और निकालने पर क्या करते हैं, डायनामो की टरबाइन को घुमाते हैं उससे, और जिससे क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। इस तरह के जो विद्युत उत्पादन जो होता है वो अभी तो भारत में नहीं है कोई भी स्थान पर, लेकिन न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं। अब आते हैं हम अन्य ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। तो अन्य ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इसको पहले हम समझना चाहेंगे। तब आप लोग को पता है कि परमाणु का जो केंद्र है वो क्या कहलाता है, नाभिक। और नाभिक में कौन कण रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये आपस में बंधे रहते हैं। और उन लोगों को बांधने के लिए जो ऊर्जा लगा रहता है उसको हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। और उस नाभिक में क्या होती है, असीमित ऊर्जा का भंडार होता है। और नाभिक के अंदर जो ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब तो ये तो ऊर्जा तो है, लेकिन हम उसको कैसे प्राप्त करें। तब हमारे पास वर्तमान में नाभिकीय ऊर्जा को 2 प्रकार की अभिक्रियाओं से प्राप्त किया जा सकता है। तो नाभिक को हम या तो होता है नाभिकीय विखंडन, अर्थात नाभिक को तोड़कर उस ऊर्जा को प्राप्त कर लें, या फिर नाभिकीय संलयन, अर्थात 2 नाभिकों को जोड़कर भी उस ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। तब यहाँ पर लेते हैं नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, और आता है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और इन दोनों प्रकार की जो घटना है
उसको हम कहते हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं। जिस तरह से रासायनिक क्रिया होती है वो अलग क्रिया है, अब ये नाभिकों में जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय क्रियाएं। अब हम लेते हैं नाभिकीय विखंडन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में किसी भारी परमाणु के नाभिक को न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अर्थात नाभिकीय विखंडन के लिए सरल शब्दों में कह सकते हैं, नाभिक भारी जो नाभिक होता है जैसे यूरेनियम हुआ, प्लूटोनियम हुआ, इन नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं और बमबारी कराने पर क्या हो जाती है, वह नाभिक टूटती है और जैसे ही नाभिक टूटती है तब उसके साथ अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब ये ऊर्जा कहाँ से आया, तो इस अभिक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है और यह द्रव्यमान क्षति ही ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। तो द्रव्यमान की क्षति मतलब क्या होता है, जब भारी नाभिक जो रहता है उसका द्रव्यमान और जो टूटने के बाद जो अन्य नाभिक बनते हैं उसका द्रव्यमान पहले जो भारी नाभिक होती है उससे कम हो जाती है। अर्थात ऊर्जा का द्रव्यमान का क्षय हो जाता है, द्रव्यमान विलुप्त हो जाती है और जितनी द्रव्यमान विलुप्त होती है उसी के अनुरूप क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इसके लिए आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया है, उत्पन्न ऊर्जा E क्या होता है, mc²। इस सूत्र के बारे में खैर अभी विस्तार से नहीं लेंगे। अर्थात अगर m द्रव्यमान विलुप्त होती है, क्षति होती है, तब उत्पन्न ऊर्जा E बराबर हो जाएगा mc², जहाँ c प्रकाश की चाल है। अब उदाहरण लेते हैं नाभिकीय विखंडन का। तब उदाहरण में हम आ जाएंगे, जब यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तब यह दो नाभिक बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाती है तथा 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और साथ ही ऊर्जा मुक्त होती है। इसका हम अभिक्रिया को इस तरह से लिख सकते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया को। देखो यूरेनियम 235, वैसे यूरेनियम के दो समस्थानिक होते हैं 235 और 238। तब यहाँ पर हम लेते हैं यूरेनियम 235 को और इसका 92 लिखा गया है। ये क्या है, इसका परमाणु क्रमांक याद रखोगे, और ये क्या है, परमाणु भार 235। अब इसमें हम एक न्यूट्रॉन की बमबारी कर रहे हैं तब प्लस लिख दिए, न्यूट्रॉन को यहाँ पर 0n1 से दर्शाया जाता है। अब जब क्या होती है, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होगी तब क्या होता है, बेरियम 56 और 139, 56 क्या है, बेरियम का परमाणु क्रमांक है और उसका जो भार आता है वो 139 है, प्लस क्रिप्टॉन, इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 36 और यहाँ पर 94 क्या है, इसका भार है, और प्लस 3 न्यूट्रॉन और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस तरह से हम यूरेनियम का जो विखंडन है उसको इस समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये ऊर्जा मुक्त हो रही है, एक नाभिक की बात करते हैं तब इतनी अधिक ऊर्जा है ये कि कार्बन के अगर परमाणु को दहन कराएं उसका क्या है, 1 करोड़ गुना है। सोच सकते हो, कार्बन के एक परमाणु को यदि आप ऑक्सीजन से दहन कराते हैं तब जितनी ऊर्जा होती है उसकी तुलना में ये ऊर्जा कितनी है, 1 करोड़ ऊर्जा है, 1 करोड़ गुना है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो गया। अब ये जो नाभिकीय विखंडन होता है तो जैसे न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं और साथ में और न्यूट्रॉन मिल गया, मतलब ये न्यूट्रॉन क्या करेगा, आगे अन्य परमाणुओं का विखंडन कर देगा। मतलब क्या होती है, लगातार चलती रहती है। तब इस तरह से लगातार चलने वाली जो अभिक्रिया होती है उसको हम श्रृंखला अभिक्रिया अर्थात चेन रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं चेन रिएक्शन कैसे होता है। तो जब यूरेनियम नाभिक का विखंडन होता है तब इसके साथ ही 3 न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं और ये न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम नाभिक को भी विखंडित कर देते हैं। तो इस प्रकार नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है जो एक बार प्रारंभ होने के बाद स्वतः चलती रहती है
अतः इस अभिक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसको डायग्राम में हम इस तरह से और आसानी से समझ सकते हैं। मान लो ये यूरेनियम का नाभिक है, इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की है तो क्या बना, 3 न्यूट्रॉन बन गया और साथ में बेरियम और क्रिप्टॉन। तो बेरियम और क्रिप्टॉन तो ज्यों का त्यों यहीं पर रुक जाएगा। अब ये 3 जो न्यूट्रॉन है ये अगला वहाँ पर जो यूरेनियम के जो नाभिक रहेंगे उसको फिर से क्या कर देंगे, विखंडन कर देंगे। और विखंडन करने के पश्चात फिर से क्या होगा, प्रत्येक विखंडन के साथ क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन और प्राप्त होते हैं। तब इस तरह से अब कितना मिल गया हमें, 9 न्यूट्रॉन। और ये 9 न्यूट्रॉन फिर से आगे 9 नाभिकों को विखंडन करेगा तो कितना न्यूट्रॉन प्राप्त होगा, 27। तो इस तरह से ये चलते रहता है एक बार शुरू होने के पश्चात। तब ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया। अब ये श्रृंखला अभिक्रिया भी अपने आप में क्या होती है, 2 प्रकार से हम करा सकते हैं। कैसे कराते हैं, एक होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरा होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसके बारे में लेते हैं। तब लेते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तब जैसे हम बतला चुके हैं कि जो श्रृंखला अभिक्रिया है मतलब एक बार शुरू हो गया मतलब चलते रहता है। तब अनियंत्रित कब हो जाएगा, जब यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये न्यूट्रॉन पुनः 3 यूरेनियम परमाणु का विखंडन करते हैं। ये फिर 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे जो क्या करेंगे, 9 परमाणुओं का विखंडन करेंगे। इसके साथ ये 9 परमाणु यदि विखंडित होंगे तब अगले स्टेप में कितना हो जाएगा, 27 न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे और पुनः 27 यूरेनियम नाभिक का विखंडन करेंगे। तब यह प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती है और कुछ क्षणों में ही समस्त पदार्थों का विखंडन हो जाता है और साथ ही अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। एक साथ अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है जो प्रचंड विस्फोट का रूप धारण कर लेता है। तब इसे हम क्या कहते हैं, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तो परमाणु बम बनाने के लिए हम थोड़ा सा इमेजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमें क्या है, एक यूरेनियम नाभिक जो है, एक यूरेनियम नाभिक है, ये इसका विस्फोट मतलब इसका विखंडन हो गया। तब क्या हो गया, 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हुआ। यहाँ पर न्यूट्रॉन को ही ले रहे हैं हम। 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हो गया तो ये 3 नाभिक को फिर से विखंडित कर देगा। अब ये प्रत्येक 3 नाभिक जो है ये विखंडित होता है तब फिर से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे और ये 3 न्यूट्रॉन फिर से क्या करते हैं, ये 3 क्या करेंगे, ये 3 यूरेनियम नाभिक का विखंडन करेंगे। तब इस तरह से कितना हो गया, ये 9 हो गया। अब ये इनसे फिर कितने होंगे, 27 न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे। प्रत्येक से 3-3 अगर देखेंगे तब कितने हो जाएंगे, 27 न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे। ये क्या करेंगे, फिर से 27 इस तरह से 27 यूरेनियम परमाणु का विखंडन करेंगे। तो इस तरह से ये एक साथ पूरे पदार्थ का विखंडन कर देती है। तब इस तरह से ये क्या होता है, एकाएक अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात जो विस्फोट का रूप ले लेती है। अब लेते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कैसे होती है। देखो श्रृंखला अभिक्रिया मतलब तो अभिक्रिया चलते रहेगी, लेकिन नियंत्रित कैसे होगी। तब इसके लेते हैं, नियत मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। अब ये कैसे होता है, इसको शुरुआत करते हैं। तो यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त 3 न्यूट्रॉनों में से 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषक द्वारा अवशोषित करा दिया जाता है। 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित करा देंगे तथा विखंडन के लिए केवल 1 न्यूट्रॉन आगे बढ़ता है। तब विखंडन की दर नियत हो जाती है, अर्थात हम उसको कम मात्रा में विखंडन कराते रहते हैं और यह अभिक्रिया नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है।
अब आगे इसको हम डायग्राम के रूप में समझना चाहेंगे। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को हम लेते हैं, मान लो हम यहाँ पर क्या है, एक न्यूट्रॉन की बमबारी किए इस पर यूरेनियम पर, तब इससे क्या होता है 3 न्यूट्रॉन तो उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर ये जो 2 न्यूट्रॉन है इसको हमने क्या करा दिए, अवशोषित करा दिए, और एक न्यूट्रॉन है वो अगले स्टेप में अर्थात अगला एक ही परमाणु का विखंडन कराता है। तब यहाँ से फिर से क्या होती है 3 न्यूट्रॉन तो उत्पन्न होंगे, फिर से इसका 2 न्यूट्रॉन जो है उसको अवशोषित करा लेते हैं, और एक न्यूट्रॉन है वह फिर से एक यूरेनियम नाभिक का विखंडन करेगा। तो इस तरह से ये क्या होती है श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में तो चलती रहती है, लेकिन इसमें एकाएक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि ऊर्जा उत्पन्न होने की दर कम होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग किसमें करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, और नाभिकीय रिएक्टर से क्या करते हैं हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर, तो जैसे हमने बताया कि नाभिकीय रिएक्टर उसमें हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं। तब यहाँ पर नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से करते हैं, और यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है, और इस ऊष्मा से पानी को गर्म कर भाप में बदलते हैं, तथा भाप से क्या करते हैं टरबाइन चलने लगती है, जिससे जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो नाभिकीय रिएक्टर ऐसा स्थान होता है जहां नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कराया जाता है, और उससे जो ऊर्जा मिलती है वह ऊष्मा के रूप में मिलती है। उस ऊष्मा को हम क्या करते हैं, शीतलक जो होता है उस शीतलक के द्वारा रिएक्टर से बाहर निकालते हैं, और उसके बाद उस ऊष्मा का उपयोग किसमें करते हैं, पानी को गर्म करते हैं अर्थात भाप उत्पन्न करते हैं, और भाप से क्या करते हैं टरबाइन को घुमाते हैं, और टरबाइन के घूमने से ही क्या होती है जनरेटर घूमने लगता है, और जनरेटर से क्या होती है विद्युत उत्पन्न होने लगता है। अब आती है यहाँ पर बात नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों में समस्या, या उससे क्या क्या समस्या है। हम इसको लगातार उपयोग नहीं कर सकते, या इसमें उपयोग तो हो रहा है, बहुत सारा नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित है। तब इसकी समस्या के बारे में देखते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम के विखंडन के पश्चात शेष बचे नाभिकीय ईंधन का भंडारण उचित रूप से नहीं करने पर यह बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि शेष बचे ईंधन के यूरेनियम से घातक या हानिकारक किरणें निकलते रहते हैं। साथ में नाभिकीय अपशिष्टों का भंडारण तथा निपटारा उचित प्रकार से नहीं होने पर पर्यावरण दूषित हो जाती है, क्योंकि उसमें हानिकारक किरणें हमेशा उत्सर्जित होने लगती है। तीसरा इसमें है नाभिकीय रिएक्टर से नाभिकीय विकिरणों के आकस्मिक रिसाव। अगर कोई कारणवश से क्या हो जाती है, नाभिकीय रिएक्टर से क्या हो जाता है, ये नाभिकीय विकिरणों का आकस्मिक रिसाव होने लगता है, तब ये बहुत नुकसानदायक रहता है। इसीलिए आकस्मिक रिसाव का खतरा बना रहता है। और चौथा यहाँ पर है यूरेनियम एक भारी एलिमेंट अर्थात भारी धातु है, और इसकी जो उपलब्धता है वह सीमित है। अब इस तरह से सीमित उपलब्धता है, तब इसको हम लगातार ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग में नहीं कर सकते। अब आते हैं हम दूसरे प्रकार की जो नाभिकीय अभिक्रिया है, वो है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसके लिए उच्च ताप और उच्च दाब पर दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाती है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो भारी नाभिक बनाती है, मतलब एकदम यूरेनियम जैसे भारी नाभिक नहीं ना, जो हल्के रहता है उसकी तुलना में भारी नाभिक बनाती है, इस बात को याद रखना। और तब ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण के लिए लेते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के दो नाभिक। तो हाइड्रोजन के दो नाभिक मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन को जनरली 1H1 लिखते हैं,
और इसका होता है एक समस्थानिक 1s2 जिसको ड्यूटेरियम कहा जाता है, और 1s3 भी होता है। तो ये तीन क्या होते हैं, समस्थानिक कहते हैं। आप लोग कभी पढ़े होंगे समस्थानिक को। तो यहाँ पर जनरली या सामान्यतः हम कह सकते हैं कि ड्यूटेरियम जो होता है उसको हम संलयन के लिए उपयोग करते हैं, तो इसीलिए लेते हैं। हालांकि ये हाइड्रोजन है, तब हाइड्रोजन के दो नाभिक आपस में संयुक्त होकर हीलियम का एक नाभिक बनाती है और लगभग 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ऊर्जा का एक इकाई होता है। अब यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। इसका अभिक्रिया को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ड्यूटेरियम लेते हैं 1s2, यहाँ पर ले लिए 1h2। अब संलयन अभिक्रिया है, यहाँ पर संलयन अभिक्रिया से 2He4 अर्थात ये He क्या है, हीलियम। तो हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलकर हीलियम के एक नाभिक बना दिए और इसमें क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और इस अभिक्रिया में भी क्या होती है, ऊर्जा निकलने का कारण द्रव्यमान क्षति ही है। अर्थात द्रव्यमान क्षति है कहने का अर्थ है यदि हम इन दोनों की हम द्रव्यमान को लेंगे और इसका द्रव्यमान लेंगे तब क्या होती है, इसका द्रव्यमान इन दोनों के द्रव्यमान से क्या होता है, कम हो जाती है। अर्थात जो ड्यूटेरियम के दो नाभिक का द्रव्यमान होता है वह हीलियम के एक नाभिक के द्रव्यमान से अधिक रहता है। और इस तरह से हम पता चल जाता है कि इसमें द्रव्यमान की क्षति हो रही है और यही क्या होता है, यहाँ पर ऊर्जा के रूप में निकलती है। अब ये पृथ्वी पर तो अभी नहीं कराया है यहाँ पर, लेकिन इसके लिए नाभिकीय जो संलयन अभिक्रियाएं हैं सूर्य तथा अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत है। अर्थात सूर्य में लगातार इतनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो उसका जो वहाँ पर है कारण क्या है, वहाँ पर नाभिकीय संलयन है। क्योंकि वैज्ञानिक लोगों ने पता लगा लिया है कि जो सूर्य है या उसके जैसे तारे हैं वहाँ पर हाइड्रोजन अधिक मात्रा में है और वो धीरे धीरे हीलियम या अन्य भारी तत्वों में बदल रही है। अब यहाँ पर हमने जो बतलाया कि नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा से क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है, उसको हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लाभ में आते हैं तब यूरेनियम 235 की छोटी सी मात्रा से अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तब क्या होती है, यूरेनियम 235 है, कम मात्रा को हम भंडारण करने की आवश्यकता पड़ती है, कम मात्रा की परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से हमें यहाँ पर क्या होती है, नाभिकीय रिएक्टर से हम कम पदार्थ लेकर अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। अर्थात अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अन्य जितने भी हम ऊर्जा उत्पादन के लिए हम उपयोग में करते हैं तो वो दहन पर आधारित होती है। अर्थात ऑक्सीजन ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तब लेकिन नाभिकीय ऊर्जा के लिए जो हम अभिक्रिया लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और न ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो ये दोनों तो लाभ हैं, लेकिन हानि भी है इसका, क्योंकि अभिक्रिया में रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने बताया कि क्रिप्टॉन और बेरियम तो बनते हैं, लेकिन ये सामान्य क्रिप्टॉन और बेरियम नहीं होते, बल्कि ये क्या होती है, रेडियो एक्टिव होते हैं और वे क्या होती है, हानिकारक विकिरण उत्सर्जित कराते रहते हैं। इस तरह से इसमें हानि जो है वो एक ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभिक्रिया में रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो हानिकारक हैं। तब इस भाग में इतना ही, अगले भाग में अगले अध्याय का लेकर आएंगे।